अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज CS302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की एक मेगा फाइल को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मोस्ट रिपीटेड MCQs जो कि बहुत से पेपर्स में आ चुके हैं, करंट पेपर में भी आए हुए हैं, साथ में उनका रेफरेंस भी दिया हुआ है। और इसके साथ साथ ना सिर्फ MCQs बल्कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और आपके पास जो जो आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में जो जो आया हुआ है और साथ में करंट पेपर, ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में मिलेंगी, ठीक है। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपकी समझ में सारा कुछ आ सके। और ये फ़ाइल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत दफ़ा ज़्यादातर जो है तकरीबन 80-70% यहीं से MCQs रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो होप सो कि आपके पेपर में भी यहीं से MCQs आएंगे। फाइनल टर्म एग्ज़ामिनेशन ये भी 2011 में जो MCQs आए थे वही इंक्लूड हैं इसमें, जो बार बार तकरीबन 5-6 साल तक आते रहते हैं ना मुसलसल, जिस टॉपिक से ज़्यादा, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसमें से आपके एग्ज़ाम में भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये आपने देखा भी होगा, नोट किया होगा जब आप लोग फाइल्स करते हैं तो। ओके गाइज़, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, MCQs है हमारे पास। 8 बिट सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट। सीरियल में या पैरेलल में जब 8 बिट रजिस्टर होता है, उसकी वैल्यू 8 होती है, तो कितने क्लॉक सिग्नल जो है वो रिक्वायर्ड होंगे वैल्यू को कम्प्लीटली रजिस्टर से शिफ्ट करने के लिए। तो रजिस्टर की जो वैल्यू है वो 8 है, तो 8 क्लॉक सिग्नल ही उसको रिक्वायर्ड होंगे। तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है यहाँ पे ये करेक्ट है, 8 इसका आंसर है। पेज नंबर 356 पर आपको गिवन होगा इसका आंसर, तो आप लोग वहाँ से भी दोबारा चेक कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिक्वेंशियल सर्किट द नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमाइंड बाय डैश एंड डैश। सिक्वेंशियल सर्किट में अगली स्टेट को किस तरह से डिटरमाइंड किया जा सकता है? कैसे हमें पता चलेगा कि अगली स्टेट जो है वो कौन से और कौन से वाली है? तो एक करंट स्टेट होती है और उससे नेक्स्ट वाली एक्सटर्नल इनपुट होगी, और ये पेज नंबर 318 पे आपके पास गिवन होगा। और बाकी स्टेट्स के बारे में इनकी आपने थोड़ी सी डिटेल भी देख लेनी है कि करंट स्टेट किससे बोलते हैं, एक्सटर्नल स्टेट किससे बोलते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे इन लोगों ने ऐसे दिया होता है तो वहाँ पे एक्सटर्नल इनपुट की कोई स्टेटमेंट डालकर बोलें कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है, इंटरनल के बारे में या एक्सटर्नल के बारे में या करंट स्टेट के बारे में, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द डिवाइड बाय 60 काउंटर इन डिजिटल क्लॉक इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग 2 कैस्केडिंग काउंटर। मॉड 6, मॉड 10 है, मॉड 50 10 है, मॉड 10 50 है, 56 है। और यहाँ पे क्या है, डिजिटल क्लॉक में 60 काउंटर को जब डिवाइड करेंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उसमें जो है हम यूज़ करेंगे 2 कैस्केडिंग काउंटर, तो वो कौन कौन से होंगे? तो 6 और 10 इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसकी डिटेल भी आपको गिवन है 299 पेज पे, तो इसको आपने ज़रूर पढ़ना है। नेक्स्ट है, इन नॉर गेट बेस्ड SR लैचेस if both S and R input are set to logic 0 the previous output state is maintained। तो ये ट्रू है और फॉल्स इन्होंने कहा है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो बेसिकली इन्होंने कहा क्या कि नॉर गेट में जो कि SR लैच पे बेस कर रहा होता है, वहाँ पे दोनों S और R की जो इनपुट होती है कि वो ज़ीरो होती है और जो प्रीवियस आउटपुट स्टेट होती है वो मेंटेन्ड होती है। तो क्या जो कुछ इन्होंने कहा है वो ठीक है या नहीं? तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सो इसका ट्रू आंसर आएगा यहाँ पे, और 221 पेज पे ये गिवन भी है। नेक्स्ट देखते हैं, द मिनिमम टाइम फॉर विच द इनपुट सिग्नल हैज़ टू बी मेंटेन। जो मिनिमम टाइम होगा जिसमें एक इनपुट सिग्नल जो है वो मेंटेन होगा एज द इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप की इनपुट के तौर पर, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो सेटअप टाइम कहेंगे, होल्ड टाइम कहेंगे, पल्स इंटरवल टाइम कहेंगे या पल्स स्टेबिलिटी टाइम कहेंगे। ये टाइम इनकी डेफिनेशन सेटअप की भी, होल्ड टाइम की भी, पल्स इंटरवल की भी और पल्स स्टेबिलिटी टाइम की भी। PST स्टैंड फॉर क्या होता है ये भी आपने देखना है, और इन चारों की डेफिनेशंस भी आपने देखनी है, ठीक है। क्योंकि जो इस तरह का होता है ना, ऑप्शंस जो आ रहे होते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि होल्ड टाइम वाला ही हो, इससे कुछ और सेटअप टाइम की भी वो डेफिनेशन दे के पूछ सकते हैं कि ये क्या कहलाता है, ठीक है। बाय द वे इसका आंसर है होल्ड टाइम, और ये आपके पास ऑप्शन बी है 242 पेज पर।
नेक्स्ट है 74HC163 हैज़ टू एनेबल इनपुट पिन्स विच आर डैश एंड डैश। इनमें इसमें दो एनेबल इनपुट पिन्स हैं और वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है जी ENP और सेकंड है ENT। ये इसका है करेक्ट ऑप्शन। हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबी फाइल है हमारे पास और फिर हमने जो है वो सब्जेक्टिव को भी देखना है, फिर आप लोग बोर हो जाते हैं। एनीवेज़ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पर और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के फाइल्स और लेक्चर्स वगैरह यहाँ पे अपलोडेड हैं, तो आपने चैनल को विज़िट करके देख लेना है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की भी फाइल्स चाहिए और इसके अलावा जो है वो आप लोगों ने कमेंट कर देना अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की फ़ाइल्स चाहिए। और अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होना चाहता है जहाँ पर ये सारी फाइल्स शेयर की जाती हैं, तो भी आपने मुझे बताना, मैं आप लोग को ऐड कर दूँगी, ठीक है। जहाँ से ईज़िली आप लोग को ये फाइल्स मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर स्टूडेंट्स जो है वो कर रहे होते हैं क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कि हमें ये फाइल्स चाहिए, तो उसके लिए आपने मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ऐड कर दूँगी। Anyways, next question है question number 7. Dash is said to occur when multiple interval variables change due to change in one input variable. One input variable के change की वजह से बहुत से जो internal variables होते हैं वो भी change हो जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको रेस कंडीशन होती है, इसको रेस कंडीशन कहा जाता है। पेज नंबर 267 पे ये आंसर मिलेगा आपको इसका। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने हैंडआउट्स को अच्छी तरह से स्टडी करना है, आप लोगों ने उसको देखना है, उसके बाद फिर आपने फाइल्स पढ़नी अच्छे से, फिर इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है द डैश इनपुट ओवरराइड द डैश इनपुट। द एसाइक्रोनियस इनपुट ओवरराइड द साइक्रोनियस इनपुट। साइक्रोनियस और एसाइक्रोनियस में डिफरेंस क्या होता है ये भी आपने देखना है, क्योंकि इस तरह का MCQs काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं पहले भी। डिकेड काउंटर इज़ डैश। डिकेड काउंटर इज़ मॉड 10 काउंटर। मॉड 10 काउंटर को हम डिकेड काउंटर कहते हैं। इन एसिंक्रोनस ट्रांजिशन व्हेन द ट्रांजिशन लाइन इज़ आइडल। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है जब ट्रांसमिशन लाइन आइडल होती है, तो इट इज़ सेट टू लॉजिक हाई, और इसे सेट लॉजिक हाई सेट कहते हैं। और लॉजिक लो सेट कब होता है ये भी आपने ज़रूर देखना, और ये है पेज 356 को आप मिलेगा, पेज 356 पर इसकी डिटेल आपको मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है अनेबल कंसिस्ट ऑफ। अच्छा, ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन खैर यहाँ पे गिवन है तो क्योंकि स्टूडेंट से मिक्स हो जाता है। निबल जो होता है वो कंसिस्ट होता है 4 बिट पर। जब एक सिंगल बिट होती है तो उसको हम बिट ही बोलते हैं, जब 4 हो जाती है तो उसको निबल कहते हैं, और जब 8 हो जाती है उसको बाइट बोलते हैं। फिर इसी तरह से इसके जो है ना वो और भी बाकी मेगाबाइट और गैगाबाइट वगैरह आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, एक और बात मेरे माइंड में आ गई, आप लोग को बताती चलूँ। अक्सर औकात उन्होंने ये भी पूछा हुआ है होता है कि कितने मेगाबाइट से मिलकर एक गैगाबाइट बनती है। अब मुझे बताएं गैगाबाइट क्या होती है। GB जिसे हम बोलते हैं, हम इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, तो ये सबको पता होता है कि गैगाबाइट 1 GB में कितने MBs होते हैं, क्योंकि वो इंटरनेट पैकेज लगाने के लिए ना हिसाब किताब रखना होता है सबने। लेकिन यही चीज़ जब वहाँ पे पूछी जाती है और वो बोलते हैं कि गैगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, तो वो 1000, 1024 इस तरह से उन्होंने लिखा हुआ था। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं 1000 ही मार्क कर देते हैं कि 1000 ही बना होगा, हालांकि 1024 होते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। यानी कि 1 गैगाबाइट 1 GB में 1024 मेगाबाइट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म MB यूज़ करते हैं, वो मुश्तमिल होती है 1024 पर, ठीक है। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि 1 GB में 1024 MB शामिल होते हैं। क्योंकि MB और GB तो सबको पता होता है, लेकिन गैगाबाइट और मेगाबाइट इन्हीं की एब्रीविएशन है। जब वो इस तरह से यूज़ करते हैं तो फिर सब लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट इज ऑलवेज। इसके आउटपुट आपको कैसे पता चलेगी? इनके जो है ना वो ये जो शेप से बनी हुई है ना, इसकी डिटेल्स आपको गिवन होंगी। जो एंड ऑपरेशन कैसे यूज़ होता है, और में क्या होता है, नॉर में क्या होता है, एक्सॉर में क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें उनको जब आप वो चीज़ें आपके माइंड में होंगी ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि इसकी इनपुट क्या आ रही है और इसके आउटपुट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन A है, लेकिन इसकी डिटेल्स आपने रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना, शेप चेंज करके वो दे सकते हैं। इसकी डिटेल आपको आपके हैंडआउट्स में गिवन है, तो डिटेल से आपने वहाँ से पढ़ना है। नेक्स्ट है एक्सेस 8 कोड असाइन 0002
-8 को ये 000 जो है वो असाइन करता है। पेज नंबर 34 पे आपके पास गिवन होगा। The voltage gain of the inverting amplifier is given by the relation volt gain is equal to -RF over RI। पेज 446 पे आपके पास गिवन है, ठीक है। ओके, LUT इज एक्रोनियम फॉर लुकअप टेबल। L से लुक, U से आप और T से टेबल, ये वही एब्रीविएशन पूछ रहे हैं आपसे। The three fundamental gates are not, or, and, not, nor, XOR। अच्छा, ये सारे जो है ना वो वैसे तो ये आपने पढ़े होंगे, बहुत दफ़ा ये हम लोग CS में पढ़ चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पे गिवन है ना वो नॉट और एंड ही है, ठीक है। एक्सॉर और ये नॉर वगैरह यहाँ पे गिवन नहीं है। मेनली ये होते हैं एंड और नॉट होते हैं ना, वैसे बाकी भी हैं तो हमारे पास गेट्स ही ना, लेकिन इनको मिला के ना जिस तरह से वो आपको प्राइमरी कलर्स दिए होते हैं कि ये आपके पास प्राइमरी कलर्स हैं, मेन कलर्स हैं, फिर इन दोनों को आप कंबाइन करके आप एक तीसरा कलर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि कलर्स तो सारे कलर्स ही होते हैं ना, वैसे तो वो कलर्स में आते हैं, लेकिन बेसिक कलर को हम काउंट करते हैं कि इन्हीं कलर्स को हम मिलाकर कोई और यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि मेन जो है वो नॉट और एंड है, फिर इनको हम जब मिक्स करते हैं तो फिर वो कोई नॉर बन रहा होता है और कोई एक्सॉर बन जाता है और कोई नैंड ETC, ठीक है। होप सो किसके आपको समझ आ गई होगी। द टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट इज सपोर्टेड बाय अ डिजिटल सिस्टम डिपेंड अपॉन द टोटल जो अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है जो सपोर्ट कर रही होती है डिजिटल सिस्टम को, वो किस पर डिपेंड कर रही होती है। तो वो डिपेंड कर रही होती है साइज ऑफ द एड्रेस बस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है स्टैक इज एक्रोनियस फॉर। स्टैक जो होता है वो बेस कर रहा होता है लीफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, ये आपने लीफ और फीफो का आपने पढ़ा होगा। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लीफो के एब्रीविएशन भी आपसे पूछ सकते हैं। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज़ लास्ट में इन हुई है वो फर्स्ट पे आउट होगी। तो इसके आप एग्जांपल ले लें, जिस तरह से बुक्स पढ़ी होती है या हम प्लेट्स रख रहे होते हैं, तो वो जो लास्ट पे हमने प्लेट रखी होती है ना, जब हमें उठाने की बारी आती है, जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हमने लेनी होती है प्लेट, तो हम ऊपर वाली उठाते हैं ना, ऐसा तो नहीं करते कि ऊपर से हटा के जो है नीचे से हम ले लें, क्योंकि वो सारी गिर जाती हैं। तो इस तरह से वो जो है ना नॉर्मली ऊपर से उठाई जाती है। अगर कोई स्टूडेंट जानबूझकर नीचे से उठाता है तो उसकी गलती है, ठीक है। तो आपने ये एग्जांपल रखनी है अपने माइंड में स्टैक के लिए, ठीक है, कि जो लास्ट पे रखी जा रही है लास्ट इन, आपको समझ आ रही है ना, लास्ट में जो चीज़ इन हो रही है वो फर्स्ट पे उसको निकाला जा रहा है। तो सिंपल यही बात है, इसमें स्टैक में भी ऐसा ही होता है। लास्ट में जो वो चीज़ हम रखते हैं, जो डेटा हम रखते हैं, उसको फर्स्ट पे आउट कर लेते हैं। एडिशन ऑफ 2 ऑक्टल नंबर 36 एंड 71 रिजल्ट इन। अच्छा, 2 जो ऑक्टल नंबर हैं 36 और 77, इनको जब हम वैसे प्लस करते हैं ना तो ये इनका आंसर ये नहीं आता है, इनका आंसर 107 इस तरह से कुछ आता है, ठीक है। तो ये इनका एडिशन का एक मेथड आपको दिए हुए आपकी बुक में, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड इनको प्लस करके इनका आंसर नहीं लगा देना, आपने उस तरह से इनको प्लस करना है। तो फिर आपको जो है ना वो ऑक्टल नंबर क्या जो एक्चुअल रिजल्ट है 127 ये आपको वहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह जो भी जितना आपके बुक में दिया है ना, आपने उसको सही तरह से स्टडी करना है। नेक्स्ट है जी, डैश इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ साइक्रोनियस इनपुट। देखिए हमने पीछे साइक्रोनियस और एसाइक्रोनियस के बारे में और MCQs पढ़े, यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल पूछ ली। तो J/K इनपुट जो है वो इसकी एग्जांपल है साइक्रोनियस इनपुट की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश अकर व्हेन द सेम क्लॉक सिग्नल अराइव एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट क्लॉक इनपुट ड्यू टू प्रोपगेशन डिले। तो ये क्लॉक स्क्यू होते हैं जो अकर होते हैं सेम टाइम पे जब क्लॉक सिग्नल पहुंच जाते हैं डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट क्लॉक इनपुट के साथ प्रोपगेशन डिले की वजह से। Consider an up and down counter that all counted between 0 and 5 if the external input is 0। अच्छा, ये लंबी चौड़ी एग्जांपल है, आपने देखना है, क्योंकि अभी जो है हमने सिर्फ और सिर्फ 6 पेजेस किए और हमारे पास 51 पेजेस पर ये मुश्तमिल एक बहुत लंबी चौड़ी फाइल है। तो होप्स हो कि आपने इसको जो है वो रीड कर लिया होगा। अच्छा, इसका आंसर के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्योरिटी नहीं है, 1101 इसका आंसर है। आपने एक दफ़ा फिर इसको कन्फर्म कर लेना है। नेक्स्ट है, इन अ स्टेट डायग्राम द ट्रांजिशन फ्रॉम अ करंट स्टेट टू द नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमाइंड बाय करंट स्टेट एंड द इनपुट। Dash is used to
सिंप्लीफाई द सर्किट दैट डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेट। तो ये स्टेट्स असाइनमेंट जो होती है वो ये यूज़ होती है सिंप्लीफाई करने के लिए सर्किट में, जो कि डिटरमाइन करती है नेक्स्ट स्टेट को। जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ, अच्छा डिटेल्स मैं आप लोग को इसलिए नहीं बता रही क्योंकि बहुत लॉन्ग है, अगर डिटेल बताने बैठ जाऊँगी तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। होप्स कि आपने ऑलरेडी लेक्चर्स देखे होंगे तो इसलिए आपको ज़्यादा समझने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है जी 8-बिट सीरियल इन पैरेलल। अच्छा ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो हम पहले ही पढ़ चुके थे इसलिए मैंने थोड़ा सा आगे कर लिया। अच्छा इसमें देखिए डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंटेशन, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास, ये जो आपको डायग्राम दी हुई है इसके बारे में कहा जा रहा है। इस डायग्राम में पहले एंड लिया जा रहा है जो है ना वो और लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये शेप्स अच्छा ये एक कोई शेप उठा के ना, जैसे फर्स्ट वाली ए और डी का दिया हुआ है, तो ये एक शेप को पूछ सकते हैं कि ये किसकी है, एंड की है और की है, और फिर इस तरह की शेप देकर इसमें पूछ सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। फिर जो है तब वो एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दे के कहेंगे कि ए और बी को प्लस करो, फिर ए और सी को प्लस करो, फिर उन सब का जो है वो और ले लो या एंड ले लो या एक्स और ले लो, एक्स नॉट मतलब जो भी जितना भी आपके बुक में जो दिए हुए हैं ना गेट्स, तो उनके हवाले से वो कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और बाज़ दफ़ा वो क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन भी दे देते हैं और उसमें कहते हैं कि अब इसकी जो है ना वो डायग्राम बना के दिखाओ, इसका एंड लेना है और एंड पे तुमने फलां का और ले लेना है, ठीक है। तो इसको आपने इन गेट्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, तो ये गेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीछे पे आपने देखे ना डायग्राम आई हुई थी, तो डायग्राम्स वगैरह को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और ये बहुत ईजी है, ठीक है। एक दफ़ा आप किसी से अच्छी तरह से समझ लें तो, और अगर आपको समझ नहीं आई नहीं तो आप लोगों ने मुझे कमेंट कर देना, मैं ही आप लोग को समझा दूँगी। यहाँ पे इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि ऑलरेडी बहुत फाइल लंबी है, तो हमने जो है ना वो और चीज़ों को भी देखना है। तो ऑपरेशन जे की फ्लिप फ्लॉप इज सिमिलर to that of the SR flip flop except that the JK flip flop और JK के हवाले से हम पहले भी MCQs देख चुके हैं, तो मीन्स के it is too much important topic, does not have an invalid state, that is correct option। नेक्स्ट है मल्टीप्लेक्सर विद a register circuit convert, तो ये पैरेलल डेटा को सीरियल डेटा में कन्वर्ट करता है। तो ये क्वेश्चन भी ये वाला जो अभी हम पढ़ चुके हैं ये रिपीट हो रहा है MCQs, तो इसको भी आपने देखना है अच्छी तरह से। नेक्स्ट है GL इज़ असेंशियल फॉर, GL असेंशियल होता है रीप्रोग्रामिंग प्रोग्रामेबल PAL के लिए। नेक्स्ट है इन डैश ऑल द कॉलम इन द सेम रो और इधर रीड और रिटर्न। In fast mode page assessor all column in the same row और इधर read और return, read और write होगा आई थिंक यहाँ पे। नेक्स्ट है a positive edge triggered flip flop change in state when, फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड में फ्लिप फ्लॉप तब चेंज होती है जब लो टू हाई ट्रांजिशन होती है क्लॉक, तो लो टू हाई ट्रांजिशन ऑफ क्लॉक इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है फाइनल टर्म एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। अब ये आप लोग देखें 8 बिट जो सीरियल वाला है ना, ये हम 2 दफ़ा पीछे देख चुके हैं और तीसरी दफ़ा ये फिर रिपीट हो चुका है, तो आप देखेंगे ये कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी काउंटर, क्या होता है? फ्रीक्वेंसी काउंटर होता है जो काउंट नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस इन 1 सेकेंड की, काउंट कितनी क्लॉक पल्सेस काउंट हुई हैं 1 सेकेंड में, उसको हम फ्रीक्वेंसी काउंटर कहते हैं। नेक्स्ट है इज़ in a sequential circuit the next state is determined by input and clock signal applied। ये भी रिपीटिव है, ये भी आप लोग पीछे देख चुके हैं डिवाइड बाय 60 काउंटर वाला। सो हम नेक्स्ट देखते हैं, ये भी देखें ये भी रिपीट हो रहा है। द फ्लिप फ्लॉप और आल्सो कॉल्ड, फ्लिप फ्लॉप का दूसरा नाम होता है बाय स्टेट मल्टी वाइब्रेटर। फ्लिप फ्लॉप का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तो 5-7 MCQs अभी हमने इसी फाइल में देखे, तो इसको तो आपने बहुत अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये भी रिपीटिव है। मिनिमम टाइम क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको डिटेल में नहीं बताती। इसका भी ऑप्शन है होल टाइम, अगर आपने पीछे नहीं देखा तो अभी देख लें। तो ये भी ENP और ENT ये भी हम देख चुके हैं। तो ये देखिए जो अभी मैंने आपको कहा था, तो उसी यहाँ पे ना डायग्राम नहीं पूछी लेकिन एक स्ट्रिंग दे दी है, लॉजिक सर्किट विच एन आउटपुट डैश कंसिस्ट ऑफ। अच्छा इन्होंने एक आउटपुट दे दी और कहा कि इसके अगर आप डायग्राम बनाते हो, आपको डायग्राम बनानी पड़ जाती है, तो फिर आप क्या करोगे, कितने गेट्स इसमें यूज़ होंगे, ठीक है। इसको देखते हुए हमें समझ तो लग जाती है ना, अगर आपको डायग्राम बनानी आती होगी तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें कितने कितने गेट्स यूज़ होते हैं। यहाँ पे जो है वो 2 एंड गेट्स यूज़ होंगे, एक और गेट होगा और फिर एंड पे 2 इन्वर्टर्स यूज़ होंगे। नेक्स्ट है डिकेड नंबर, डिकेड नंबर मॉड 10 काउंटर होता है,
ये हम पहले पढ़ चुके हैं और ये भी तकरीबन रिपीटिव है। निबल कंसिस्ट ऑफ 4 पेजेस, ये भी हम देख चुके हैं। यहाँ पे फिर वही एक्सप्रेशन एक दी हुई है, a प्लस बी प्लस सी डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ 3 बिट। तो यहाँ पर कौन सा गेट यूज़ होगा, तो यहाँ पर जो है वो और इसका करेक्ट ऑप्शन है और ये पेज 42 पर गिवन है। तो ये आप देख लें कि आपके पास ये गेट्स कितने इंपॉर्टेंट है और कितने एमसीक्यूज और डायग्राम्स के हवाले से हम देख चुके हैं। स्टैक बेस करता है लीफो मेमोरी पे, हम ये भी पढ़ चुके हैं। और एडिशन जब होगी तो ये 127 पे होगा, ये भी हमारे पास रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है the ANSI IEEE standard 754 defines dash single precision floating point format for binary number। तो ये होते हैं 32 बिट मेमोरी डिफाइन करेगी सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट को। द डेसिमल 17 इन बाइनरी कोडेड डेसिमल विल बी रिप्रेजेंटेड एज, तो 1011 इसको रिप्रेजेंट करेगा। और ये आपको अगर इसकी डिटेल्स जो आपकी हैंडआउट्स में दी हुई है ना कि डेसिमल को किस तरह से बाइनरी कोडेड डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो तभी आपको इसकी समझ आएगी। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर लॉजिकल सर्किट के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो लॉजिकल गेट होता है। द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन a डॉट बी डॉट सी विल बी द लॉजिक व्हेन a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, सॉरी a 1 है, b 0 और c भी। तो ये वही एंड और के ऑपरेशन का जो आपने अगर पीछे पढ़ा है तो इसकी फ़ौरन से आउटपुट आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट है डैशेज एंड वैलिड नंबर ऑफ सेल इन अ सिंगल ग्रुप फॉर्म बाय द एडजेसेंट सेल इन के मैप अकॉर्डिंग टू रूल। इसका जो फार्मूला होता है उसको आपने यूज़ करना है, तो ये आपके पास आंसर आएगा 12। 2 की पावर आप जब n लेंगे ना तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। द पी रोम कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड नॉन प्रोग्रामेबल डैश गेट एरे कन्फिगर्ड एज अ डिकोडर। तो ये एंड गेट यूज होगा। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एसिंक्रोनस इनपुट, ये भी रिपीटिव एमसीक्यूज है। जे के इनपुट इसका आंसर है। और नेक्स्ट है डैश इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एसिंक्रोनस इनपुट क्लियर इनपुट CLR, इसका करेक्ट ऑप्शन है। एंड नेक्स्ट वन देखते हैं, ये भी हमारे पास रिपीटिव आ रहा है। अच्छा, जो रिपीटिव आ रहे तो है उनको मैंने कर दिया स्किप और अब हम आगे आ गए हैं। इन डैश ऑल द कॉलम्स इन द सेम रो और इधर रीड और रिटन, तो फर्स्ट मोड पेज असेस होते जो कि ऑल कॉलम्स को सेम रो में रखता है, चाहे वो रीड और राइट ऑपरेशंस वगैरह के लिए जब करने होते हैं। तो ये भी रिपीटिव एमसीक्यूज है। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। The sequence of states that are implemented by n-bit Johnson counter is 2n, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है ये हमारे रिपीटिव हैं तो हम इनको छोड़ देते हैं, स्किप करके आगे आ गए हम। तो यहाँ पर है फॉर अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जे की फ्लिप फ्लॉप बोथ जे एंड के हाई द आउटपुट विल डैश इफ़ द क्लॉक गोज हाई। अगर क्लॉक हाई पे चली गई है तो उसकी आउटपुट क्या होगी, उसकी आउटपुट होगी टॉगल। नेक्स्ट है द और गेट परफॉर्म बुलियन, और गेट जो है वो एडिशन परफॉर्म करता है, जहाँ पर प्लस होगा तो आपने समझ आना है कि यहाँ पे और गेट हम यूज़ करेंगे। इसकी डिटेल जो है वो आपने लेक्चर्स में ज़रूर देखनी है और उसको आपने सिर्फ देखना ही नहीं है, एक दफ़ा आपने सबकी तीनों के एग्जांपल करनी है ख़ुद से, फिर आपको अच्छी तरह से सारे, चाहे वो क्वेश्चन की फॉर्म में हो या स्टेटमेंट में दे दें या डायग्राम दे दें या कुछ भी दे दें, फिर आपको उसका आंसर फ़ौरन से पता लग जाएगा। नेक्स्ट वही SR लेचेस वाला है। नेक्स्ट उससे नेक्स्ट द 3 वेरिएबल कॉरन ऑफ मैप के मैप हैज़ डैश सेल्स फॉर अ मीन एंड मैक्स टर्म। मिनिमम और मैक्सिमम टर्म के लिए कितने जो है वो आपके पास सेल्स यूज़ होंगे, तो 8 सेल्स हैं। तकरीबन आगे जो है वो सारे एमसीक्यूज वही रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए हम सब्जेक्टिव फाइल की तरफ चलते हैं। तो ये भी हमारे पास है मास के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और आप लोग जानते होंगे कि इन फाइल्स में से कितने परसेंट जो है वो रिपीट हो रहा होता है किसी भी सब्जेक्ट की बात हो रही हो। ठीक है, तो हम ज़रा अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन किस किस तरह के आपके पास आ रहे हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन है, इन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन एन एनालॉग सिग्नल 20 किलोहर्ट्ज़ व्हाट इज़ द मिनिमम सैम्पल फ्रीक्वेंसी। तो इसमें मिनिमम सैम्पल जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में एनालॉग सिग्नल 20 किलोहर्ट्ज़ अगर होंगे तो मिनिमम सैम्पल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 40 किलोहर्ट्ज़ होगी।
ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन द ABEL सिंबल दैट आर यूज्ड फॉर नॉट एंड और एंड XOR ऑपरेशन। इनके लिए कौन कौन से सिंबल यूज़ होते हैं ये जो है वो आपने बताना है। हो सकता है कि आपको इसी तरह का टेबल दिया वो हो सकता है ये MCQs में भी आ जाए, और ये भी हो सकता है कि आपको टेबल में सारे सिंबल्स वगैरह गिवन हों और लॉजिक ऑपरेशंस वगैरह लिखे हों, आपने उनको आपस में जो है वो टेबल को मिलाना हो। ठीक है, किसी भी लिहाज से वो दे सकते हैं। तो देख लें, नॉट के लिए जो है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, एंड के लिए एंड का ऑपरेशन, ये तो हम यूजुअली यूज़ करते हैं ना, जिसका तो आपको पता ही होगा। और के लिए हैश का सिंबल है, एक्स और के लिए डॉलर का सिंबल है। नेक्स्ट देखते हैं डिफाइन बिटवीन मोरी मशीन एंड मीले मशीन। क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो यहाँ पे मोरी मशीन और मीले मशीन का डिफरेंस पूछा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स आपके हैंडआउट्स में दी हुई है उसको आपने अच्छी तरह से देखना है। यहाँ से पढ़ लेते हैं सिक्वेंशियल सर्किट हुज आउटपुट डिपेंड ऑन द करंट स्टेट एंड द इनपुट, जिसकी इनपुट और आउटपुट दोनों डिपेंड कर रही थी करंट स्टेट पर, हम उसको बोलते हैं मीले मशीन। और इसका एक लंबा चौड़ा किस तरह से ये काम करती है ATC वो भी दिया हुआ आपके हैंडआउट्स में आई थिंक, तो उसको भी आपने देखना है। सिक्वेंशियल सर्किट में जहाँ पे सिर्फ आउटपुट डिटरमाइन होती है करंट स्टेट को देखते हुए, तो उसको हम बोलते हैं मोरी मशीन। तो ये कैसे वर्क करती है और इसकी जितनी भी एक्सप्लेनेशन है वो आपने देखनी है। कभी डिफरेंस आ जाता है, कभी सिर्फ मीले मशीन का पूछ लेते हैं, कभी सिर्फ मोरी मशीन का पूछ लेते हैं, कभी वर्किंग और एग्जांपल्स वगैरह का पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बाइट्स विल बी देयर इन 16K मल्टीप्लाई 8 मेमोरी। 16 मल्टीप्लाई 8 मेमोरी जो होती है वो स्टोर करती है 16 KB को, 16 किलो बाइट्स को, और इसका मतलब होता है कि 16 मल्टीप्लाई 104, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 384 बाइट्स में अभी आया है। अगर हमने इसको बिट में कन्वर्ट करना होगा तो फिर जो है वो, क्योंकि आपको पता है कि एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब 8 के साथ ना, तो ये हमारे पास 131,072 इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपसे बाइट्स में पूछते हैं तो फिर आपको 16 384 तक ही करना है। अगर आपसे पूछते हैं कि बिट्स में इसका आंसर दें तो फिर आपने जो है वो इसको बिट्स में बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एड्रेस बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 284 बिट्स मेमोरी ऑर्गेनाइज्ड एज अ 256 मल्टीप्लाई 8 मेमोरी। तो ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन रोटेट राइट ऑपरेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ने आपको एक डायग्राम दे दी है और उसको कहा है कि इस पे जो है रोटेट राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करें शिफ्ट रजिस्टर की हेल्प से, इस डायग्राम को मद्देनज़र रखते हुए। तो रोटेट राइट ऑपरेशन आपने यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ से पढ़ लेते हैं द सीरियल आउटपुट ऑफ द रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द सीरियल इनपुट ऑफ द रजिस्टर। सीरियल आउटपुट रजिस्टर जो होता है वो कनेक्टेड होता है सीरियल इनपुट रजिस्टर के साथ बाय अप्लाइंग क्लॉक पल्सेस डेटा इज शिफ्टेड रजिस्टर। क्लॉक पल्सेस डेटा को अप्लाई करते हुए रजिस्टर्स को शिफ्ट राइट करेंगे। द डेटा शिफ्टेड आउट द सीरियल output pin at the right hand side is circulated back into the shift register input as the left hand side, thus the data is rotate right within the register। तो इसी का मतलब होता है कि rotate right हो गया रजिस्टर में डेटा। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द स्टेट असाइनमेंट एंड स्टेट रिडक्शन प्रोसेस। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। इन स्टेट रिडक्शन अ स्टेट डायग्राम शो द सीक्वेंस ऑफ करंट एंड द नेक्स्ट स्टेट। अच्छा जी, स्टेट रिडक्शन में स्टेट डायग्राम जो होती है वो शो करती है करंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट का सीक्वेंस को विद द स्टेट मशीन वाइल, जबकि स्टेट मशीन जो होती है वो स्टेट असाइनमेंट में ईच स्टेट जो कि सीक्वेंशियल सर्किट में होती है उसको आइडेंटिफाई करती है एक यूनिक बाइनरी बिट कॉम्बिनेशन से। तो दो इसके मज़ीद भी आगे डिफरेंस लिखे हुई हैं। इन स्टेट रिडक्शन द ट्रांजिशन फ्रॉम अ करंट स्टेट टू द नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमाइंड बाय द करंट स्टेट। स्टेट रिडक्शन में जो है वो करंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट को डिटरमाइन करती है करंट स्टेट से, और जो इनपुट होती है वो जो है जो स्टेट असाइनमेंट होती है ना उसको सिलेक्ट किया जाता है अलाउ मिनिमम बिट चेंज व्हेन चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अदर। जब उसको एक से दूसरी स्टेट में चेंज किया जाता है ना तो मिनिमम बिट चेंज ही वो अलाउ करती है। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट जो बताया कि इनके डिफरेंस में अगर, अच्छा ये डिफरेंस जो है वो वैसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे तो, लेकिन अगर आप इसको जो है ना वो एक प्रॉपर बना के, इस तरह से आपने नहीं लिखना, आपने एक टेबल बनाना है, टेबल बना के एक साइड पे आपने लिखना है स्टेट असाइनमेंट, दूसरी साइड पे स्टेट रिडक्शन, ठीक है।
तो हो सकता है इससे बेहतर जो है वो आपको चैट जीपीटी से इनका डिफरेंस मिल जाए, हो सकता है आपके हैंडआउट्स में से बेहतर लिखा हुआ, थोड़ी जहाँ पे वर्डिंग चेंज हो सकती है। तो जो आपको जो लाइंस ईजी लगती है ना वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये आपने लिखनी है, लेकिन जो है वो अच्छा सा डिफरेंस क्लियर हो रहा हो ऐसा पॉइंट आपने लिखने हैं। एक्सप्लेन फुल एडर सम एंड कैरी आउट बुलियन एक्सप्रेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, तो ये काफ़ी डिटेल है इसकी, तो ये आपने देखनी है। इन्होंने सम ही किया हुआ है और कैरी आउट एक्सप्रेशन में थ्रू बुलियन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है एक्सप्लेन लैचेस इन योर ओन वर्ड, लैचेस को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। तो लैचेस जो है तो एक टेम्प्रेरी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें 2 स्टेबल स्टेट्स होती हैं। लैच आउटपुट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनअदर बाय अप्लाइंग अप्रोप्रिएट इनपुट। कुछ इनपुट को इस्तेमाल करते हुए हम उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली जो है इसके 2 पॉइंट्स होते हैं, बाइनरी इनपुट कॉम्बिनेशन एट द लैच इनपुट अलाउ द लैच टू चेंज इट्स स्टेट। अच्छा जी, बाइनरी इनपुट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो लैच इनपुट को अलाउ करता है कि लैच को उसकी स्टेट से चेंज किया जा सके। लैच जो होता है इसके 2 आउटपुट होते हैं, क्यू एंड इट्स कंपोनेंट। क्यू होता है और एक क्यू बार होता है, जिससे जो कंपोनेंट होता है ना उसके कंपोनेंट उसको हम क्यू बार से शो करते हैं। द लैच इज सेड टू बी लॉजिक हाई स्टेट, लैच को हम लॉजिक हाई स्टेट कहते हैं और इसकी लॉजिक हाई की जो वैल्यू होती है वो क्यू इज इक्वल टू 1 होती है, और लॉजिक लो जिसे क्यू बार कहते हैं इसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है। अच्छा, इसकी वैल्यू आपसे ना एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है। It is logic high when state when q is equal to 0 and q bar is equal to 1. When latch is set to certain state, it retains the state unless the input are changed to set the latch to a new state. Thus, a latch memory element which is able to retain information stored in it. Latch memory element जो होती है वो इस able to return होती है information को जो कि उसमें store हुई भी होती है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन साइक्रोनियस और एसाइक्रोनियस। ये मैंने आपको पहले एमसीक्यूज़ में भी बताया था कि इसके हवाले से बहुत सारे एमसीक्यूज़ आए हुए हैं, तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी लाजमी तैयार करना। तो देख लें, क्वेश्चन भी आपके पास आ चुका है, पेज 406 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एसाइक्रोनियस क्या होता है जी? मेमोरी एसाइक्रोनियस मेमोरी में वेरियस इनपुट सिग्नल जो होती है वो एसाइक्रोनियस होते हैं एंड और नॉट टाइड टू द क्लॉक, और वो क्लॉक के साथ बंधे भी नहीं होते, टाइड नहीं होते। और जबकि साइक्रोनियस मेमोरी में जितनी भी इनपुट्स होती हैं ना with respect to clock and are latched into their various register on the active clock pulse age में, active clock pulse age में various register पर वो लैच हुई होती हैं, वो कनेक्टेड हुई भी होती हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ स्टेट डायग्राम ऑफ मोरी मशीन। इसको आप तभी ड्रॉ कर सकते हैं जब इसकी डिटेल आपने पढ़ी होगी। अच्छा, इसकी स्टेट डायग्राम भी पूछ सकते हैं, इनको दे के इसके इनपुट आउटपुट जितना भी इसमें वो ऑपरेशन वगैरह आपको वहाँ पे गिवन है डिटेल, वो सारे पूछ सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे स्टेट डायग्राम मोरी मशीन की दी हुई है तो वहाँ पे जो है वो मिली मशीन की भी आपको दी होती है। ये है ही बहुत इंपॉर्टेंट ना, मस्ट यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अच्छा, यह करंट पेपर है जो कि 2011 में आए हुए हैं। सारे के सारा वही है। ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और यहाँ पे करंट पेपर में भी आप लोग देख लें। राइट डाउन एट लीस्ट 2 एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर की 2 एप्लीकेशन बता दें। 2 एप्लीकेशन उनकी ये होती है कि सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर, एक तो सीरियल को पैरेलल में कन्वर्ट करता है, दूसरा कीबोर्ड को इनकोड करते हैं। एक्सप्लेन मेमोरी एक्सपेंशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दें, मेमोरी एक्सपेंशन के प्रोसेस को। तो कंप्यूटर और डिजिटल सिस्टम जो होता है उसमें कैपेबिलिटी होती है वो कि वो अलाउ करे रैम को मेमोरी को एक्सपेंड करने के लिए। इतनी मेमोरी वो एक्सपेंड कर सकता है जितनी कि नीडेड अराइज बाय इंसर्टिंग एक्स्ट्रा मेमोरी, जितनी कि उनको वहाँ पे ज़रूरत होती है उतनी मेमोरी वो एक्स्ट्रा वहाँ पे इंक्लूड कर देती है। डेडिकेटेड मेमोरी सॉकेट ऑन द कंप्यूटर मदर बोर्ड। नेक्स्ट है ड्रॉ द नॉर बेस्ड एसआर लैच। नॉर पे बेस करता हुआ एसआर लैच आपने ड्रॉ करना है। हो सकता है यहाँ पे कहीं और आपसे जो है वो और या किसी और ऑपरेशन का एसआर लैच भी आपसे पूछ लें, ठीक है। तो डायग्राम हर लिहाज से आपने तैयार करनी होती है। उसका मतलब नहीं ये नहीं होता किसी भी करंट पेपर में आए हुए क्वेश्चन का कि एज इट इज़ आएगा। बहुत दफ़ा एज इट इज़ भी आ जाता है, ये बात भी नहीं है, लेकिन जो है ना वो बाज़ दफ़ा थोड़ा सा उसी चीज़ को चेंज करके वो लोग दे देते होते हैं। एक्सप्लेन रोटेट लेफ्ट राइट ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम मैं आप लोग को नहीं समझाऊंगी क्योंकि काफ़ी लंबिया जो है प्रोसेस है इनका, तो इनको आपने खुद ही देखना है। नेक्स्ट आते हैं थ्योरी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेमोरी सेलेक्ट और एनेबल सिग्नल।
अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे एक्सप्लेन मेमोरी सेलेक्ट और एनेबल सिग्नल को आई थिंक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन अ कंप्यूटर सिस्टम देयर आर मोर देन वन मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम में एक से ज़्यादा मेमोरी चिप्स होती हैं जो कि स्टोर करती हैं प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन को। एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट रीड और राइट ऑपरेशन इज कैरीड आउट अ सिंगल एड्रेसेबल लोकेशन। अच्छा, इसकी बैकएंड क्या आपको पता है ना कि किस तरह से हो रहे होते हैं। जब भी पर्टिकुलर आपने किसी भी फाइल्स वगैरह को रीड और राइट करना होता है तो उसके लिए आप एक सिग्नल भेजते हो, साथ में एड्रेस भेजते हो। अगर आपने एड्रेस बसेस और डेटा बस और वो सारी चीज़ें पढ़ी हुई तो आपको पता होगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। यूनिक लोकेशन होती है हर जो भी डेटा होता है ना हमारा, तो उसके लिए एक यूनिक एड्रेस पे वो पड़ी होती है। उसके लिए एक यूनिक एड्रेस क्रिएट हुआ होता है जिसके थ्रू हम उस डेटा को वहाँ से सर्च करते हैं और ढूंढ के लाते हैं। फिर उस पर जो भी रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो उसको करते हैं। ओके, इसकी बाकी डिटेल्स आपने पढ़ लेनी है, मैं जल्दी जल्दी से आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फीफो मेमोरी बाय यूजिंग रैम। फीफो का हमने पहले बाय यूजिंग स्टैक पढ़ा था और बाय यूजिंग रैम देख लेते हैं एक दफ़ा जल्दी जल्दी से। फीफो का बेसिकली मतलब तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्टैक को यूज़ करते हुए या रैम को। तो देखते हैं क्या है। शिफ्ट रजिस्टर बेस्ड फीफो मेमोरी इज़ यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए ये डिज़ाइन की गई है डिजिटल सिस्टम में, वेयर स्मॉल साइज बफर आर यूज टू अलाउ ट्रांसफ़र ऑफ डेटा। जहाँ पर स्मॉल साइज बफर जो है वो अलाउ करते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने में दो डिवाइसेस के अंदर ऑपरेट करते हुए डिफरेंट डेटा रेट्स पर। सच डिजिटल सिस्टम इधर हैव नो रैम। इस तरह के जो डिजिटल सिस्टम होते हैं इनकी जो है वो कोई रैम नहीं होती और बहुत ही स्मॉल रैम होती है स्टोरिंग वेरिएबल्स, जो वेरिएबल होते हैं उनको स्टोर करने के लिए भी। तो कंप्यूटर जो होते हैं वो इम्प्लीमेंट करता है फीफो मेमोरी को एक रिजर्व पार्ट पर, ताकि रैम मेमोरी को एज अ बफर यूज़ किया जा सके। और कीबोर्ड बफर जो होते हैं उसकी द कीबोर्ड बफर फॉर एग्जांपल is implemented by reserving a part of RAM when RAM is used as FIFO memory। जब रैम को हम फीफो मेमोरी के तौर पर यूज़ करेंगे तो दो रजिस्टर जो है वो यूज़ होते हैं इसको पॉइंट करने के लिए, फीफो बफर आउट एंड बफर इन। द टू रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ द लोकेशन। दो रजिस्टर जो होते हैं वो एड्रेस को जो लोकेशन होगी ना जहाँ से हमने फाइल रीड और राइट करनी है तो उसके एड्रेस को होल्ड करेंगे ऑफ बफर आउट एंड द बफर इन जो है वो क्या करेगा, विच आर अपडेटेड अ न्यू डेटा। वो जो है वो न्यू डेटा को अपडेट करेगा जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है इनटू द बफर। बफर में उसको अपडेट करेगा और प्रीवियस जो डेटा है रीड आउट फ्रॉम द फीफो बफर, प्रीवियस डेटा को वहाँ से हटाएगा और न्यू को वहाँ पे अपडेट करेगा। एक में वो डेटा अपडेटेड डेटा होगा और दूसरे में जो है वो उसमें होगा क्या कहते हैं एड्रेस होगा। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फीफो बफर इन रैम इज यूजुअली टेक द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर बफर। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर। ये क्या होता है, डीमल्टीप्लेक्सर जो होता है वो यूज़ होता है दो सिंगल सोर्स कनेक्ट करने के लिए, एक सिंगल सोर्स को मल्टीपल डेस्टिनेशन से। जिस तरह आपने एक वो पढ़ा होगा ना सर्वर और क्लाइंट मॉडल, तो एक बड़ा सारा सर्वर होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं तो उनको जब डेटा चाहिए होता है तो सर्वर को रिक्वेस्ट ही भेजते हैं। सर्वर एक ही होता है जहाँ सबको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी इसी तरह की एग्जांपल को आप समझते हुए इसको कंसिडर कर सकते हैं कि डीमल्टीप्लेक्सर का मतलब ये तो कनेक्ट करता है सिंगल सोर्स को मल्टीपल डेस्टिनेशन के साथ। जैसे सर्वर जो है वो एक सिंगल सोर्स है और मल्टीपल डेस्टिनेशंस के साथ उसको कनेक्ट किया जा सकता है। वन यूज़ ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर इज एट द आउटपुट ऑफ ALU सर्किट। इसका एक यूज़ जो है वो ALU सर्किट में आउटपुट देना भी है। तो अच्छा, इसके बाकी डिटेल्स आपने पढ़ लेनी है क्योंकि ये काफ़ी लंबा है और हमने सारी यहीं भी कंप्लीट करनी है। फिर आगे एक और करंट पेपर है हमारे पास, एक्सप्लेन द रेज ऑपरेशन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो हम अब आंसर नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा भी फाइल जो है वो स्टिल रहती है। एक्सप्लेन द रेज ऑपरेशन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में आपने रेज ऑपरेशन को एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे किस तरह से फ्लैश मेमोरी में ये परफॉर्म होता है। हाउ कैन अ सीरियल इन पैरेलल आउट register be used in a serial in or parallel out register? Next, explain the next state table with the help of the table for any sequential circuit. Next है what is meant by non monotonicity of digital to analog converter। इसको आपने एक्सप्लेन करना है। फिर जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्टेट असाइनमेंट और गिवन इन द टेबल। दो असाइनमेंट स्टेट्स जो है वो आपको टेबल में गिवन है और विच स्टेट असाइंड इज़ बेस्ट, और आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेट जो है वो बेस्ट है और फिर उसकी बताना भी है कि क्यों बेस्ट है। नेक्स्ट है राइट डाउन एटलीस्ट टू फंक्शन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर के दो फंक्शन बताएं।
टेक्निकली जो रजिस्टर होता है वो दो बेसिक जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है। ये डेटा को स्टोर भी करता है और मूव और शिफ्ट भी करता है डेटा को। ये तो बेसिक है, हमने बहुत दफ़ा इस चीज़ को पढ़ा हुआ है। और रजिस्टर्स अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है सेकेंड ईयर में तो वहाँ भी इसकी काफ़ी सारी डिटेल्स आपको गिवन थी। नेक्स्ट है यू आर गिवन द नेक्स्ट स्टेट टेबल। नेक्स्ट स्टेट टेबल आपको मोरे मशीन का गिवन है और इसकी मदद से आपने ड्रा करनी है स्टेट डायग्राम को। अब आप समझ लें कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो ये इसकी डायग्राम जो है वो आगे आंसर में गिवन भी है। अगर आपको कहीं से कोई इस तरह का यहाँ पे दिए हुआ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिसका आंसर आपको वहाँ से हैंडआउट से नहीं समझ आ रहा है तो फिर यहीं से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म वेरिएबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुलियन अलजबरा। बुलियन अलजबरा में वेरिएबल को आपने जो है वो डिफाइन करना है। नेक्स्ट है अ जनरल सिक्वेंशियल सर्किट कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट एंड मेमोरी एलिमेंट। हाउ दिस एलिमेंट इज इम्प्लीमेंटेड। किस तरह से ये एलिमेंट जो है वो मेमोरी एलिमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। क्या मतलब है मोनोटोनिसिटी का डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। Next, explain programmable logic devices. How many clock pulses are required to enter a byte of data serially into 8-bit shift register? Next, how many calculate the frequency of an unknown signal? और कैपेसिटी और मेमोरी डेंसिटी में भी आपने डिफरेंस देखना है। मेमोरी सिलेक्ट और एनेबल सिग्नल में दोनों का एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन आया हुआ है। एंड होप्स ओके आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ मज़ीद इस फाइल का पार्ट रह गया है। हमने बहुत जल्द से इसको कवर करने की कोशिश की है लेकिन स्टिल जो है वो 8 से 10 पेजेस इसके जो है वो रह चुके हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कर दीजिए और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो देन हम इसका जो बाकी पार्ट है वो भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड करेंगे। लेकिन वो तभी अपलोड करेंगे जब आप लोग इंटरेस्ट शो करेंगे और हमें पता चलेगा कि आप लोग को ये अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।